चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, वॉल्वा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कुछ गलत उलत इसमें कुछ नहीं है, बस एडिशन इसमें करना रह गया था। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे वो वाला ग्लैंड डाल देना। ठीक है, और ये वेस्टिब्यूल को थोड़ा सा और बड़ा बना लेना, छोटा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैटोरिस के पास ही होगा ना वो वाला ग्लैंड है, जिसका क्या नाम था, ग्लैंड ऑफ स्किनी। यहाँ पे डाल लेना ग्लैंड ऑफ स्किनी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या उसी का एक और नाम है, बोलो, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीनों एक ही ग्लैंड का नाम है। क्या काम है, वही सिक्रीशन सिक्रीट करना। और ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। ठीक है, देख तो ये एडिशन कर लेना। उसके बाद अच्छा देखो, ये कल बताना भूल गए थे, ये जो क्लाइटोरिस है ना, लाल वाला, क्लाइटोरिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, देखो पिंक कलर की ऐसे। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन ये मतलब कि मूवेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, पर इस स्किन फोल्ड होती है। इस स्किन फोल्ड को भी क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। जैसे वहां नाम था वैसे नाम यहाँ पे वही है। ठीक है, चलो, ये हो गया तुम्हारा क्लैटोरिस, या इसी को बोल देते हैं ग्लैंस क्लैटोरिस, होमोलोगस टू पेनिस है। ये लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम, लेबिया माइनोरा उसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, इस पार्ट का नाम भी कल हर हर में क्लास एंड कर रहे थे, तो ये सब नाम लिखना भूल गए। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे कि इसको थोड़ा सा और देखो, पहले इस डायग्राम को और नीचे लो, इसको थोड़ा और लंबा करो, किसको, ये इसको, वेस्टिब्यूल को, एटलीस्ट इतना बड़ा तो रहने दो। ठीक है, कर लेना डायग्राम में। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर दो, क्या, रेथरल ओपनिंग, बार्थोन ग्लैंड का ओपनिंग यहाँ रहने दो, और इधर हाइमेन बना दो, हो गया, खेला खत्म है। ठीक है, तो हाइमेन के नीचे, हाइमेन के नीचे ये जो पोर्शन है जो अब कर्व बनने वाला, तो यहाँ पे लेबिया मेजोरा और माइनोरा सब कंबाइन हो रहा है ना, तो लेबिया माइनोरा के ऊपर जहाँ पे जंक्शन है वहां तो प्रीप्यूस है, लेबिया माइनोरा के नीचे जहां पर जंक्शन है उसी का नाम है फॉर्चीथ, उसी का क्या नाम है, फॉर्चीथ। ठीक है, हाइमेन बता ही दिए, वाइजाइनल ऑरिफिस बता ही दिए। इस पूरे को, ये जो ब्लैक वाला हमने बनाया, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल साइनस। ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या है, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये सब बता रही थे। ठीक है, तो लो, जो जो एडिशन करना है वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। चलिए, अब इतना सब कुछ बताने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर में बस एक चीज बच गया, या बता रहे हैं, याद करो। मैंने कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स। क्या क्या, मैंने कहा था वन पेयर ओवरी, कहा था वन पेयर ओवरी, फिर मैंने कहा था वन पेयर फेलोपियन ट्यूब, फिर मैंने कहा था सिंगल यूटेरस, सिंगल यूटेरस, फिर इसके बाद यूटेरस के तीन पार्ट हो जाते हैं, पता है ना, फंडस, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। उसके बाद मैंने कहा था वेजाइना और बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, इसी का क्या नाम है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्योंकि ये वेस्टिबुलर रीजन में बड़ा वाला ग्लैंड है। ठीक है, इतना सब कुछ, और लास्ट में बोला था ब्रेस्ट। तो देखो, ये आप पढ़ चुके हो, 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 ब्रेस्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेस्ट भी आप पढ़ चुके हो, अभी पढ़ लेंगे मिल्क सिंथेसिस। ठीक है, आप बोलोगे सर, जैसे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कराए थे, इवन उसके अंदर का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी काट के पढ़ाए थे, तो क्या सर ऐसे ही आज ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ाएंगे, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे आगे, और आगे क्यों पढ़ाएंगे वो आपको आगे ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ओवरी के बारे में अभी आप सिंपली जानो कि वन पेयर ओवरी होता है, चिलोम में पाया जाता है, पीछे से बॉडी वॉल से अटैच होता है, और यूट्रस से भी अटैच होता है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ओवरी सेक्स हार्मोन बनाकर रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेनली रिलीज करता है, बस। इसके अलावा जो कुछ भी बात है ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर वो हम आगे पढ़ लेंगे। चलिए,
तो अब हम पढ़ते हैं क्या, ब्रेस्ट। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन के क्लास में ब्रेस्ट पढ़ाई नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेवार भी नहीं हूँ। आप नहीं पढ़ोगे तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेवार हूँ। आप जाओगे टूर पे, आप जाओगे यहाँ, आप जाओगे वहां, तो जाओ। चलो, अभिषेक बताएगा व्हाट इज ब्रेस्ट। सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तुमको तो क्या क्या करें उसका तो होश ही नहीं है, हमको क्या क्या करें तुमको। ज्योति, माइक ऑन करो। ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ज्योति, ये भी सो गई। क्लास में सेंसस थोड़ी रहता है, सो रही है वो, उसको पता ही नहीं है क्लास चल रहा है इधर, क्योंकि लड़की लोग का कैमरा तो ऑन करवाते नहीं है, कैमरा माइक ऑन करके सो गई है, कहीं चल गई होगी। बढ़िया है यार, गार्जियन का पैसा बढ़िया बर्बाद कर रही है। गार्जियन उम्मीद में लगे ले बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा, गार्जियन को पता नहीं है बच्चा उसका उम्मीद पे पानी फेरने वाला है। चलो रीवा बताओ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। बताओ कि ज्योति क्लास का माइक ऑन करके चली गई कहीं और, क्या ऐसा बच्चा मतलब सिलेक्शन होगा कभी। काहे गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रहा है भाई, बोल दो ना गार्जियन को हमसे पढ़ाई नहीं होगा, फालतू में गार्जियन का पैसा बर्बाद कर रही है। अब देश में पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा है, नीट में 17 लाख बच्चा बैठता है, कई को पढ़ने वाला ही देखो ना। ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्स नॉट ऑर्गन कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अरे लड़का बोल रहा है ऑर्गन, जबकि कितना चीख चीख के बताए थे कि ये ऑर्गन नहीं है। अब तुमसे कुछ ना होगा। चलो आगे देखो, ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये तो ठीक है, लेकिन आखिर है क्या ब्रेस्ट। तो मैंने कहा था कि ब्रेस्ट इज फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड, फुल्ली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड इन मेमेलियन फीमेल, इन मेमेलियन फीमेल। तो बोलोगे सर मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी होता है, मेमल्स में, ये तो मेमल का यूनिक फीचर है, ये तो मेल में भी होता है, ये तो फीमेल में भी होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेल में ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, मेल में मेमोरी ग्लैंड मैच्योर नहीं होता है, डेवलप्ड नहीं होता है, बल्ज आउट नहीं होता है, बाहर निकलता नहीं है, सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ ही रह जाता है। इसलिए मेल में कभी भी ब्रेस्ट नहीं बनता, मेल में केवल क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जरूर होता है। क्लियर है। चलो, तो अब आगे हम बात करते हैं कि ठीक है सर जी, अब रही बात ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर की, तो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कितना अच्छा, पहली बात ब्रेस्ट का नंबर 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड होता है, तो ब्रेस्ट भी तो 1 पेयर ही होगा, 1 पेयर ब्रेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, कि जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। देखो ये क्या है, ये मान लो पर्सन का चेस्ट है, ये चेस्ट रीजन है, मान लो ये मैं चेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब चेस्ट रीजन में हड्डी होती है, देखो ये पर्सन है मान लो, ये इसका चेस्ट रीजन है, तो इसको मैं साइड से खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और साइड से खड़ा करके मैं उसके पूरी उसको मेमोरी ग्लैंड को सॉरी ब्रेस्ट को कट करके ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करा रहा हूँ। तो जब मैं साइड से कट करूंगा ना, तो साइड से कट करने के बाद ये जो रिब्स अभी ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, साइड से कट करेंगे ना, तो रिब्स का केवल क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट, कटा हुआ पार्ट। तो समझ रहे हो, ये देखो रिब्स का कटा हुआ पार्ट। कितने लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे इस पर्सन को साइड से खड़ा कर दिए और हम उसके ब्रेस्ट को काट दिए डीपली, तो काटने के बाद क्या होगा, केवल क्या दिखेगा, ये रिब्स का क्या है, ये रिब्स का पार्ट है, रिब्स का सेक्शन दिख रहा है। चलो ठीक है, तो रिब्स है। अब समझना, यहीं पे कुछ मसल होता है,
यहीं पे कुछ मसल होता है, ये देखो, यहीं पे कुछ मसल होता है और इस मसल का नाम है, इस मसल का नाम है पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। क्या नाम है? पेक्टोरेलिस मेजर मसल। और ऐसे ही यहीं पे रखा हुआ है आपका मेमोरी ग्लैंड। कब? बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, यहीं पे मान लो मेमोरी ग्लैंड ऐसे इससे अटैच है। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये फीमेल एडल्ट स्टेज में आना स्टार्ट करेगी तो उसके पेक्टोरलिस मेजर मसल पहले धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रो करने लगते हैं और धीरे 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 ग्रो करते 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 पेक्टोरलिस मसल मेजर मसल बाहर की तरफ स्किन की एक लेयर बनाती चली जाएगी। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। अरे यार, ठीक है, इस टाइप से एक लेयर बनाती चली जाएगी। ये जो आप स्किन का लेयर देख रहे हो, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल ही आउटग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल आगे ग्रो करती गई, उसके पीछे पीछे कई सारे डक्ट और ट्यूब ग्रो करते चले गए। और वो डक्ट और ट्यूब अगर आप देखोगे गौर से तो देखो, जब पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे 15 से 20 डक्ट होता है। अब मैं 15 से 20 तो यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा। एक डक्ट का ओपनिंग, दूसरे डक्ट का ओपनिंग, तीसरे डक्ट का 15 से 20 डक्ट का ओपनिंग होता है और इस डक्ट का नाम है लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट। और हर डक्ट पीछे की तरफ आके फूला हुआ है। ये देखो, हर डक्ट पीछे की तरफ आके फूला हुआ है और इस फूले हुए पार्ट को हम बोलते हैं एम्प्यूला। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। अब ये डक्ट मतलब हर एम्प्यूला पीछे एक लंबे से डक्ट में कंटिन्यू, पीछे हर डक्ट मतलब हर एम्प्यूला पीछे लंबे से डक्ट में कंटिन्यू, इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। और हर मेमोरी डक्ट में कई सारे छोटे छोटे से डक्ट खुले हुए हैं, लाइक दिस। एकदम छोटे छोटे से डक्ट उसके अंदर खुले हुए हैं। नंबर वेरिएबल है, कितना नंबर होगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे डक्ट उसमें देखो ओपन हो रहे जाके इस टाइप से। ठीक है, तो इस डक्ट का नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? मेमोरी ट्यूब्यूल। और फिर ये मेमोरी ट्यूब्यूल जाके ऐसे फूल गई है, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? हर मेमोरी ट्यूब्यूल क्या हो गया? फूल गई है। लास्ट में भी मान लो यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल है, ये ऐसे, और यहाँ पे भी एक ये फुला हुआ पार्ट है, ऐसे बैग लाइक, बैलून लाइक, साइक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन। ठीक है, ऐसे। और इसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, या इसी का नाम है एसिनी। एसिनी इसी का नाम है। ठीक है, आप समझ। इतना सब कुछ होने के बाद एक एक कवरिंग हो जाता है, यहाँ पे एक कवरिंग आ जाता है लाइक दिस। ये एक कवरिंग देख लो, जो इस पूरे पार्ट को कवर करके रखा हुआ है। किसको? जहाँ पे एल्वियोलाई है, इस पूरे को क्या करके रखा हुआ है? कवर करके रखा हुआ है, जहाँ पे एल्वियोलाई है। और इस पूरे पार्ट को हम एक साथ बोलेंगे मेमोरी, मेमोरी लोब, लोब या लोब्यूल्स। अब देखो हकीकत क्या है कि मेमोरी लोब के अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से आगे निकला मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से आगे निकला मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से आगे निकला एम्प्यूला, और एम्प्यूला जाके ओपन हुआ लेक्टिफेरस डक्ट में। जहां लेक्टिफेरस डक्ट 15 से 20 ओपन हो रहे हैं, वही जगह, ये जगह करा रहा है निप्पल। यही क्या है? निप्पल। ठीक है, अब समझना ध्यान से। नंबर, नंबर सबका इंपॉर्टेंट है। लेक्टिफेरस डक्ट 15 से 20 होता है, 15 से 20 वेरिएबल है, अलग अलग चीजें।
तो एम्पुला का भी नंबर 15 से 20 ही होगा, जाहिर सी बात। तो मेमोरी डक्ट का भी नंबर 15 से 20 ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मेमोरी ट्यूब्यूल का नंबर वेरिएबल है और एल्वेला का भी नंबर वेरिएबल है। लेकिन फिर मेमोरी लोब का नंबर फिक्स होगा 15 से 20, क्योंकि जितने मेमोरी लोब है उससे एक मेमोरी डक्ट आगे चल के एम्पुला बना रहा है। तो 15 से 20 मेमोरी लोब, ये तो हुआ स्ट्रक्चर। ऐसे ये पूरा ब्रेस्ट मेमोरी लोब से भरा हुआ है, 15 से 20 मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब के बीच बीच में ये टिश्यू लगे होते हैं, ये देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? पेरेनकाइमल टिश्यू, पेरेनकाइमल टिश्यू। और इस पेरेनकाइमल टिश्यू में क्या होता है, सुना ध्यान से, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, मतलब फैट होता है, फैट भरा होता है। और ब्रेस्ट का साइज अलग अलग फीमेल में सेम एज में वेरी करता है ड्यू टू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। और डिफरेंट एज में ब्रेस्ट का साइज वेरी करता है ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। छोटे बच्चे में भी कम ग्रो किया, बड़े बच्चे में ज्यादा ग्रो किया, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ भाई साहब, ये स्ट्रक्चर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब क्या है, इस पूरे पर एक जबरदस्त चीज लगा हुआ है। ये पूरी एल्वेलाई, ये पूरा मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल, मतलब ये पूरा पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट एम्पुला इलेक्ट्रिक, मतलब ये पूरा पार्ट एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियम से कवर्ड होता है, पूरा हर लोब्यूल के अंदर। और इसका नाम है मायो एपिथेलियम। क्या नाम है? मायो एपिथेलियम। और ये मायो एपिथेलियम पर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगा होता है। किसका लगा होता है? ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगा होता है। तो पहली बात तो आप अपने नोट्स के डायग्राम को बिल्कुल अपडेट कर लो। नोट्स में एक फ्रेश डायग्राम बनाओ, ऐसा वाला जैसा हम अभी बना, क्योंकि उसमें कई सारे लेवलिंग आपको क्लियर पता नहीं चलेंगे उस डायग्राम में, इसमें क्लियर कट पता चल रहा है। तो यही वाला डायग्राम फ्रेशली बना के, वाटर भी मत चलाओ, फ्रेशली बना के उसके ऊपर चिपका दो। इसलिए इस डायग्राम का ले लो क्या, स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो। ले लिए? चलो, तो अब देखो क्या है, ये ब्रेस्ट का तो क्या हो गया स्ट्रक्चर। 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल है, वो उसके अंदर कई सारे एल्वेलाई हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल है और मेमोरी डक्ट है, एम्पुला इलेक्ट्रिक है। अब समझना, आप बोलोगे सर जब ये फीमेल बच्ची थी तब तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, नहीं था, तो आखिर ये सब कैसे बन गया? ये इतने बड़े बड़े एल्वेलाई, बहुत नंबर में बहुत सारे होंगे, ये डक्ट ट्यूब ये सब कैसे बना? तो ये बना ड्यू टू टू डिफरेंट हार्मोन, one is estrogen and one is progesterone, one is estrogen and one is progesterone। जब फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी में आई, जब फीमेल मैच्योर हो गई, तो उसके ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगे। कैसे रिलीज होने लगे हम आपको आगे बताएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होने लगे। और एस्ट्रोजन ये मेनली डक्ट का ग्रोथ कराने लगा, डक्ट और ट्यूब का। इसका डक्ट एंड ट्यूब का मतलब डक्टुलर सिस्टम का ग्रोथ कराने लगा कौन? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन ये एल्वियोलाई का ग्रोथ कराने लगा, एल्वियोलाई का ग्रोथ कराने लगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने मिलके ये सारे मेमोरी लोब्यूल और ये आगे जो भी डक्टुलर सिस्टम है ये पूरा पार्ट बना। तो बन तो गया, लेकिन सर हम सुनते हैं कि ब्रेस्ट का काम है मिल्क फीडिंग, तो मिल्क कहाँ बना है? अभी मिल्क अभी नहीं बनेगा। मिल्क तभी बनेगा जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अब मिल्क फॉर्मेशन का मैकेनिज्म आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया ना, यकीन मानिए ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। एंडोक्राइन, ज्योति क्लास में आई या सो गई? अभी भी ज्योति अभी भी सो रहे हो या जग गए? सर सो नहीं रहे थे, मेरा अच्छा, नेटवर्क में चला गया था। नेटवर्क चला गया था बहुत देर के लिए? सर कभी कभी चला जाता है। चलिए, ऐसे जगह आप रहते ना क्यों? चलिए, तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं आपको मिल्क सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में मिल्क का सिंथेसिस कहाँ होता है पता है? इस एल्वेलाई के अंदर। तो मैं इस एल्वेलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये गोल गोल ऐसे यूं मानो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एल्वेलाई को ऐसे काट रहा हूँ,
समझ रहे हो? गोल गोल, अरे भाई बैलून बैलून गोल गोल नहीं होता, वैसा होता है। तो मैं इस एल्वोलाई को काट रहा हूँ, काटने के बाद इसका सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर। तो मैं पहले आपको एल्वोलाई का क्रॉस सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, क्यों पता है? एल्वोलाई के ही क्रॉस सेक्शन पढ़ाने के बाद आपको मिल्क का सिंथेसिस इजीली समझ में आ जाएगा कि मिल्क बनता कैसे और कहाँ बनता है, ठीक है? और ये मिल्क का सिंथेसिस वाला पार्ट भी आपकी नोट्स में शायद नहीं, ठीक है? तो वो भी आप ऐड कर लेना। पहले तो ये डायग्राम आप बना के ब्रेस्ट के ऊपर चिपका दोगे, थ्योरी बिल्कुल सही है, डायग्राम में आप कितना करेक्शन करोगे, नया डायग्राम ही बना के चिपका देना, ठीक है? अब और समझाते हैं मिल्क का सिंथेसिस। उससे पहले आपको हम पढ़ा रहे हैं टीएस ऑफ एल्वोलाई, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एल्वोलाई ऑफ ब्रेस्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? वो आपको दिखेगा सर्कुलर। तो ये देखो क्या है, आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा है? एक एल्वोलाई को मैंने कट किया। अब इसके अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू होते हैं क्यूब लाइक। क्यूब कैसा होता है? ये देखो एक क्यूब हुआ ना, ऐसे ही कई सारे टिश्यू कैसे हैं? क्यूब लाइक टिश्यू है। कैसे टिश्यू है यहाँ पे? क्यूब। तो क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और क्या, ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो एल्वोलाई की लेयरिंग है, जो एल्वोलाई की सेल बनाई हुई है, देखो क्यूब लाइक है, ठीक है? ये क्यूब। तो ये अभी कैसा है? ये अभी है सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया ना कि एल्वोलाई के बाहर भी क्या होता है? मायो एपिथेलियम। पूरे आगे कंटिन्यू, वहां लैक्टिफरस डक्ट तक होता है भाई मेरे, ठीक है? तो मुझे बताओ इसके बाहर आपको क्या दिखेगा? इसके बाहर आपको दिखेगा मायो एपिथेलियम। क्या दिखेगा? मायो एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाहर ये वाली जो लेयर है, ये है आपका मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम। और इसी पे लगा होता है क्या? आपका ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। कई जगह लगा हुआ है, देख लो कई जगह, क्या हर सेल पे, उस एपिथेलियम के हर सेल पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ये ऑक्सीटोसिन का क्या है? रिसेप्टर है। अब समझना मेरे भाई ध्यान से क्या होता है, ठीक है? ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक। अब होता क्या है, अब इधर मैं साइड में कहानी बना रहा हूँ। मान लो कि कोई फीमेल आज प्रेग्नेंट, ठीक है? आज वो उसका क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के डे से ही प्रेगनेंसी काउंट करते हैं, ठीक है? और आज इम्प्लांटेशन हुआ, उसका पहला मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो गया। पहला मंथ बीता, दूसरा मंथ बीता, तीसरा मंथ बीता, चौथा मंथ बीता, पांचवा, छठा, सातवां। पता है 7 महीने तक में तो बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत बढ़िया से हो चुका होता है। उसके बाद तो उसका ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत हाई लेवल से चल रहा होता है। तो 7 महीने तक में बेबी बढ़िया से बन चुका है। क्यों बोलो बेबी नहीं, फिटस बोलो, फिटस। अब वो बच्चा कभी भी डिलीवर हो सकता है। 9 महीने तक अगर अंदर में ग्रोथ हुआ तो बढ़िया से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा अंदर में, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट। और अगर 7 महीने के बाद भी बेबी बच्चा डिलीवर हो जाए, मतलब फिटस डिलीवर हो जाए, बेबी आ जाए बाहर, तो दिक्कत नहीं है। बस वही कि उसको थोड़ा प्रोटेक्शन ज्यादा देना होगा, क्योंकि उसका वो अर्ली डेवलपमेंट में आ गया है, ठीक है? अभी उसका डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं था। तो उसको बस क्या करो, थोड़ा सा केयर दो अच्छे से। लेकिन 7 महीने, 7.5 महीने में भी अगर डिलीवरी हो जाता है तो दिक्कत है। उसके पहले होगा तो दिक्कत है, उसके पहले बहुत सारे ऑर्गन बने ही नहीं होंगे। तो मान लो 7 महीना हो गया, 7, 7.5 मान लो, 7.5, ठीक है? अब तो बच्चा कभी भी डिलीवर हो सकता है। तो बच्चा डिलीवर होगा तो मिल्क तो बना के रखना पड़ेगा। तो बोलोगे क्यों सर, डिलीवरी के बाद तो तुरंत मिल्क बनने लगता है? हाँ बनने लगता है, लेकिन जैसे डिलीवरी होगा तो बच्चा एक अनजान से दुनिया में आएगा, और यहाँ पे उसको न जाने वैरायटी ऑफ पैथोजन से सामना करना पड़ जाएगा। वो बच्चा सांस लेगा, वो बच्चा मुंह खोलेगा, पैथोजन उसकी बॉडी में चले जाएंगे, उसकी ब्लड में चले जाएंगे। अब उसके बॉडी में अभी उसका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है, और उसके बॉडी में पैथोजन जाएगा, उसका बॉडी एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा। तो भगवान ने बोला कि तुमको दुनिया में आने से पहले तुम्हारी माँ ही तुमको प्रोटेक्शन दे देगी, आने से पहले ही तुमको हथियार दे के भेजेगी, आने से पहले ही तुमको एंटीबॉडी दे के भेजेगी कि जाओ, जब तक तुम बड़े नहीं होगे, तब तक, जब तक तुम्हारा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तब तक तुमको हम हथियार देते हैं उस पैथोजन से लड़ने के लिए। और वो उस बच्चे को उस माँ के मिल्क से ही मिलेगा।
तो बात करें कि सर मिल्क तो 6 महीना मिलेगा, तो 6 महीना तक उसको एंटीबॉडी मदर बना के देते रहेगी। अरे नहीं, एंटीबॉडी 1 सप्ताह तक इतना दे देगी कि उसके बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी कम से कम 8-9 महीने तक काम करेगा। अब बोलोगे सर वो कैसे देगी, 1 सप्ताह तक वो उसको एंटीबॉडी कैसे देगी? तो जो इनिशियल पीरियड में मिल्क पिलाएगी ना, उसमें एंटीबॉडी होता है, और वो जो इनिशियल पीरियड में मिल्क पिला रही है ना, वो 1.5 महीना पहले ही बन चुका है। कैसे समझ? जैसे ही 7.5 महीना होता है प्रेगनेंसी का, तो प्लासेंटा से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। और ये HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये क्या करता है? ये प्लासेंटा से आया है। ये क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और तब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और इस प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पे। हैव प्रोलैक्टिन रिसेप्टर, हैव प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। अच्छा सुनना, तब तक तो क्या हो रहा है कि सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम अपना साइज और बढ़ा ले रही है प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस, अपना नंबर और बढ़ा ले रही है। मतलब यहाँ पे कई सारे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आ जाएंगे। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारा रहता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का नंबर बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन का ये काम है, एल्वेलाई के अंदर सेल को बढ़ाना, तब ना एल्वेलाई बड़े बड़े हो जाएंगे। जितना बड़ा एल्वेलाई होगा मिल्क उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप समझना क्या होने वाला है। प्रोलैक्टिन आया कब? 7.5वें महीने। कैसे आया? प्लासेंटा बन चुका था, प्लासेंटा से HPL, और HPL एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। देखो लिख देता हूँ मैं, प्लासेंटा रिलीजेस कब? 7.5वें महीने में, एट 7.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी। Placenta releases HPL and HPL acts on anterior pituitary. Then anterior pituitary releases prolactin, and then prolactin act on simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium. और जैसे ही प्रोलैक्टिन सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पे एक्ट करता है, तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कन्वर्ट इनटू सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। अब जो क्यूब जैसे सेल थे, अब वो बन जाएंगे कॉलम जैसे, ऐसे लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे कॉलम, लंबे लंबे होते हैं, एकदम लंबे लंबे सेल बनेंगे। देख लो, जहां जहां प्रोलैक्टिन आया लंबे लंबे सेल बने, लंबे लंबे से सेल बनने लगे। तो जैसे वो लंबे लंबे बनेंगे, तो बताओ उसका अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ने लग गया। किसका? जो सिंपल क्यूबाइडल था वो अब कोलुमिनार बन गया ना। तो देख लो साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ता चला गया। अब तो पहले तो क्या हो गया? सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होता है, जो उसका एपिकल पार्ट है, एक किनारा वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एपोक्राइन इन नेचर होता है। मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम एपोक्राइन इन नेचर, एपोक्राइन इन नेचर। क्यों भाई? ये एपोक्राइन इन नेचर। नेचर में कैसा है? एपोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो अपना एपिकल पार्ट काट दे और गिरा दे। ठीक है, तो ये जैसे ही कोलुमिनार में कन्वर्ट होगी, तो ये अपने एपिकल पार्ट को काट देगी और खुद ही अपने एपिकल पार्ट को काट के एल्वुलाई का जो कैविटी है उसमें डाल देगी। और डालने के बाद यहाँ पे वो सब मिक्स हो जाएगा और यहीं पे मिल्क बन जाएगा। जो एपिकल पार्ट है ना, जो उसका साइटोप्लाज्म था, वही मिल्क है। अरे वही मिल्क है, वही मिल्क है। तो देखो मिल्क बन के यहाँ पे तैयार है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एपिकल एपोक्राइन इन नेचर है, यही क्या हुआ, इसका एपिकल पार्ट कट डाउन, इट्स एपिकल पार्ट कट डाउन,
और वही क्या है, वही क्या है, इट फॉर्म्स मिल्क। आगे लिख देता हूँ इधर, इट फॉर्म्स मिल्क, कट डाउन, इट फॉर्म्स, बोलो, इट फॉर्म्स मिल्क, बोलो, मिल्क कैसे बनता है, समझ में आया? ऐसे बनता है दूध। तो आप क्या करना, नोट्स में ये सारा बात एकदम एक सीक्वेंस में लिख लेना। चलो ये बात मैं मिटा रहा हूँ, हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, क्या बता रहा हूँ, हेडिंग डाल लेना, प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस। और ये डायग्राम बना लेना, और डायग्राम बनाने के बाद क्या करना, ये पूरा एरो मार के सीक्वेंस में लिख लेना। लिख लोगे? अरे लिख लोगे? चलो अब बात करते हैं कि मिल्क तो बनवा दिया किसने, प्रोलैक्टिन। तो इसलिए प्रोलैक्टिन को तो क्या बोलेंगे, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, क्या क्या बोलेंगे, मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। लेकिन अब मिल्क तो कहाँ है, उस एल्वेओलाई के अंदर, प्रोलैक्टिन ने तो बस बनवा दिया है। अब बताओ, प्रोलैक्टिन को मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन भी बोलेंगे, सिक्रीटिंग नॉट इजेक्टिंग। एल्वेओलाई की कैविटी में मिल्क सिक्रीट हुआ है, बॉडी के बाहर से नहीं। तो प्रोलैक्टिन इज आल्सो मिल्क सिक्रीटिंग, मिल्क फॉर्मिंग, लेकिन नॉट मिल्क इजेक्टिंग। अब मिल्क बन के तैयार है, मुझे बताओ, अभी 7.5वें महीने से मिल्क बनना स्टार्ट हुआ, मिल्क बन रहा है, 9वें महीने तक बनता रहा। अब लास्ट दिन 9वें महीने के पुरते पुरते हाइपोथैलेमस से आने लगेगा ऑक्सीटोसिन। क्या आने लगेगा, ऑक्सीटोसिन। कहां से, हाइपोथैलेमस। और ये ऑक्सीटोसिन का दो काम, एक तो यूट्रस की मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन करा के डिलीवरी कराना बच्चे का, एक काम तो वो, उससे तो बच्चा डिलीवर होगा। और एक काम, उस टाइम ऑक्सीटोसिन बहुत अमाउंट में आता है, बच्चा आते ही दूध पीता है, तो ऑक्सीटोसिन ये मायो एपिथेलियम पे जाके एक्ट करेगा, और मायो एपिथेलियम पे जाके एल्वेओलाई को दबाएगा। ना केवल एल्वेओलाई, बल्कि इस पूरे पार्ट को दबाएगा। अच्छा सुनना, अच्छा इससे पहले ऑक्सीटोसिन नहीं आया, इससे पहले ऑक्सीटोसिन नहीं आया, तो यहाँ पे अगर मिल्क बनता जा रहा है, तो वो मिल्क इधर निकल के यहाँ एम्पुला में आके स्टोर होता जा रहा है। 1.5 महीने तक मिल्क यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ध्यान देना। अभी ऑक्सीटोसिन नहीं आया, तो 9वें महीने में आएगा, मिल्क बन बन के एम्पुला में स्टोर हो रहा है। 1.5 महीने तक यहाँ मिल्क बन जरूर रहा है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा है, बाहर पीने वाला कोई नहीं है, इसलिए बाहर मिल्क नहीं जा रहा है। 1.5 महीने तक मिल्क एम्पुला में स्टोर हो रहा है। यहाँ के ब्लड कैपिलरी इससे वाटर खींचते रहते हैं, मिल्क में वाटर होता है, वाटर को खींचते रहते हैं, तो मिल्क हो जाता है गहरा, एकदम गहरा मिल्क होता है। और उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, सारे एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन उसमें ये जो गहरा मिल्क है, उसमें मेनली एक एंटीबॉडी जिसका नाम है IgA एंटीबॉडी। क्या नाम है, IgA एंटीबॉडी। उस दूध में वो जो 1.5 महीना तक गहरा दूध बना है, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, उस दूध का नाम है कोलेस्ट्रम। क्या नाम है, कोलेस्ट्रम। और उस कोलेस्ट्रम में मेनली कौन सा एंटीबॉडी है, IgA एंटीबॉडी। ये 1.5 महीना तक बना है, 7.5वें महीने से लेकर 9वें महीने तक। अब डिलीवरी का डेट आया, और ऑक्सीटोसिन आके मायोएपिथेलियम पे दबाया। ना केवल मायोएपिथेलियम, वो इस पूरे पार्ट को दबाया, यहाँ 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 यहाँ, और हुआ क्या, ये मिल्क को लेके बाहर निकल गया। इसलिए देखना, जैसे ही डिलीवरी होता है, तो नर्सेस क्या करती है, उस बेबी को उस मदर के निपल के पास लगा देती है। उस बेबी को भी निपल खींचना भी नहीं है, दूध ऑलरेडी इजेक्ट होने लगेगा, ऑक्सीटोसिन आया है। और वो बच्चा जो वो मिल्क पिया ना, वो उसके लिए वरदान है, वो उसकी जिंदगी को निखारेगा, संवारेगा, क्योंकि उसमें भर भर के क्या है, IgA एंटीबॉडी। और अभी 3-4 दिन तक ये गहरा दूध ही आएगा। इसलिए कहते हैं जैसे ही बेबी डिलीवर हो, तो इनिशियल पीरियड में उसको माँ का दूध इसेंशियल है, इसेंशियल है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी जो उस बच्चे के इम्यून सिस्टम को संभालेगा, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई पैथोजन अटैक कर देगा, तो वो उसको हेल्प करेगा उसको लड़ने में। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में मैंने बस मिल्क फॉर्मेशन वहां नहीं पढ़ाया था, वो भी मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से लो स्क्रीन। हमारा नोट्स, देख लो, यहाँ पे मैंने सारे सब कुछ लिखा दिए हैं। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग बोल देना,
प्रोडक्टिन को मिल्क सिंथेसाइजिंग बोल देना, ठीक है। ये पूरा सब कुछ लिखा दिया है, देख लो। अब क्या करना, मैंने कहा ना, एक फ्रेश पेज लेके यहाँ पे डायग्राम में, या नहीं तो अगर आप इस डायग्राम में करेक्शन कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते तो नया डायग्राम चिपका लेना, ठीक है। कर सकते हो तो कर लेना करेक्शन, चाहोगे तो कर सकते हो, जगह है, चाहोगे तो करेक्शन कर सकते हो, कर लेना इसी डायग्राम में। और मिल्क फॉर्मेशन का जो पूरा मैंने अभी आपको एक डायग्राम और ये प्रोसेस बताया, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। इस प्रोसेस को एकदम सीक्वेंस में लिखना, इस प्रोसेस को एकदम सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए। अतीक, एनी डाउट? नो सर। रिभा, नो सर। ज्योति, नो सर। अभिषेक, नो सर। जल्दी से इसको पढ़ो, अगले मीटिंग में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे कुछ और बात।